इस लेक्चर में हम आरबीएससी क्लास 12th फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टोटली हमारे 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और हाफ मार्क्स का एक होता है। इस तरीके से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है दो आवेश एक दूसरे से d दूरी पर हैं। यदि दोनों के मध्य d/2 मोटाई की एक तांबे की प्लेट रख दे तो प्रभावी बल होगा। ये क्वेश्चन कूलॉम के नियम से संबंधित है। इसके अंदर हम देखेंगे दो आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उनके मध्य क्या लगता है? बल। कूलॉम के नियम से दोनों के आवेश के मध्य बल जो होता है वो Q1Q2/r² होता है। यहाँ दे रखा है दो आवेशों के बीच की दूरी d है तो उनके मध्य बल जो है वो इस प्रकार से यहाँ नीचे d लिख देंगे, d² हो जाएगा। यदि तांबे की पट्टी का रख दी जाए तो प्रभावी बल होगा। देखिए तांबे की पट्टी का रखने पर क्या होता है, दोनों के मध्य का बल शून्य हो जाता है। कैसे? देखिए माध्यम रख दिया हमने, क्या रख दिया? दोनों आवेशों के मध्य माध्यम रख दिया है। तो शुरुआत में कुछ नहीं था, निर्वात में थे। अब उनके मध्य क्या रख दिया है? माध्यम रख दिया जाए। तो माध्यम रखने से होगा क्या कि दोनों के मध्य का बल जो है इफेक्ट हो जाएगा, यानी कि परिवर्तित हो जाएगा। तो माध्यम में जो बल होता है वो होता है निर्वात में बल बटा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर यहाँ पे परावैद्युतांक है। तांबे की पट्टिका के लिए एप्सिलॉन आर का मान इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पे रखने पर हमें मिलेगा, इनफाइनाइट का मतलब 1/0, यानी 1/0 कह सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाएगा 0 तो दोनों के मध्य बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यदि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा हो कि दोनों के मध्य बल जो है वो है 24 न्यूटन शुरुआत में, यदि 6 परावैद्युतांक वाली कांच की पट्टी का रख दी जाए तो बल होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो चॉइस है वो तो निर्वात में है, बटा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मान 6 है, इस प्रकार से हो जाएगा 4 न्यूटन। यदि कांच की पट्टिका के लिए दे रखा हो 6 परावैद्युतांक तब माध्यम में बल ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे HCl अणुओं में H+ और Cl आयनों के बीच की दूरी दे रखी है 1.3 एंगस्ट्रम, 1.38 एंगस्ट्रम। द्विध्रुव के अक्ष पर 10 एंगस्ट्रम की दूरी पर इस द्विध्रुव के कारण विभव निकालना। देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का कॉन्सेप्ट है। आप जानते हो कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? एक -Q और एक +Q आवेश होता है, इनके बीच की अल्प दूरी पर रख दी जाए तो एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। हमें निकालना है इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव किसी पॉइंट P पर, यहाँ पे अक्षीय पर। तो आपके किसी कोण थीटा पर जो विभव का फॉर्मूला होता है द्विध्रुव के कारण वो होता है Kp cos θ/r²। अक्ष पर निकालने के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आपके फॉर्मूला हो जाएगा Kp/r²। K की वैल्यू मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और P/r²। r जिस बिंदु पर निकालना है, यानी मध्य बिंदु से हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर निकाला है, इस पॉइंट पर ये r है और r की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 एंगस्ट्रम की दूरी पर, यानी ये r का मान दे रखा है 10 एंगस्ट्रम, 10⁻⁹ इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 × 10⁻⁻20 हो जाएगा। तो आपके हो जाएगा 100 × 10⁻⁻20। P की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो P की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को, किसी एक आवेश का परिमाण, यानी आवेश का मान HCl है, H+ है और Cl- है, यहाँ दे रखा है। तो उसका आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 और 2L यानी उनके मध्य की दूरी, तो उनके मध्य की दूरी 1.38 है। 2L का मान 1.38 है, ना कि L का मान है। हमने दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी द्विध्रुव लंबाई 2L ले रखी है और उसका वैल्यू गिवन है 1.38। तो यहाँ पे 2L की वैल्यू है 1.38 एंगस्ट्रम यानी 10⁻⁻10। यहाँ रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 और यहाँ 1.38 × 10⁻⁻10 द्विध्रुव आघूर्ण का मान रख देंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9, 1.6, 1.38। इसको सॉल्व करेंगे
तो हमें मिलेगा 19.87। यहाँ पे आप भी करके देख सकते हैं, मैं कैलकुलेटर में सॉल्व किया है 9, और यहाँ पे ये आपके सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पावर को सॉल्व करेंगे, ये ऊपर आएगा तो 9 + 20 29 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी पावर, अपॉन में है 100, ये बचा ओनली। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.9 वोल्ट, 1.9 वोल्ट। ऑप्शन में देखते हैं, सॉरी 0.19 वोल्ट, ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ये हमारा आंसर होगा। किस तरीके से देखें, 9 से 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 वोल्ट, पूर्णांकन करने पर 0.2 वोल्ट हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध मापन के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण है। आप जानते हैं कि इसमें थर्मामीटर का उपयोग होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति को बताता है, वोल्टमीटर वोल्टेज की उपस्थिति को बताता है। व्हीटस्टोन सेतु, अब देखिए व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हम 3 ज्ञात प्रतिरोधों के पदों में एक अज्ञात प्रतिरोध का मापन करते हैं। यानी 3 ज्ञात प्रतिरोध होते हैं और एक अज्ञात प्रतिरोध होता है, उससे अपन व्हीटस्टोन सेतु की एक सहायता से हम ज्ञात करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु के ऊपर मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर काम करता है, यानी व्हीटस्टोन की सहायता से प्रतिरोध का मापन में आने वाला उपकरण है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिरोध का ताप गुणांक धनात्मक होता है। अब देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक जिसे हम अल्फा से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है प्रतिरोध में परिवर्तन बटा प्रारंभिक प्रतिरोध इंटू डेल टी यहाँ टेम्परेचर है। देखिए प्रतिरोध में परिवर्तन चालकों के लिए धनात्मक होता है, यहाँ पे चालकों के लिए धनात्मक होता है। चालक हमें दिख रहा है यहाँ पे तांबा, तो तांबे के लिए ये सही है, धनात्मक होता है। जर्मेनियम एक अर्धचालक है, इसके लिए ऋणात्मक होता है। इसके लिए ये जो है कार्बन और ये वैद्युत अपघट्य, ये हमारे नॉन मेटल है। तो जो चालक होता है, चालक मेटल, उसके लिए पॉजिटिव होता है। कैसे, प्रतिरोध में परिवर्तन यानी अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध, इसका मान धनात्मक आएगा तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी क्या आएगी, धनात्मक। और आप जानते हैं चालक के लिए प्रतिरोध का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ताप घटाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। तो जैसे हम देखेंगे चालकों के लिए प्रतिरोध में परिवर्तन, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगा पॉजिटिव। अर्धचालकों के लिए आप देखोगे कि प्रतिरोध बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। तो जर्मेनियम के लिए ये आ जाएगा आपके नेगेटिव, अर्धचालकों के लिए। तो हमारा ऑप्शन रहेगा तांबे के लिए धनात्मक होता है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण की राशि जो परिवर्तित होती है, देखिए कण की जो राशि है वो परिवर्तित कौन सी होती है। तो आप जानते हैं कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, तब उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता, यानी वो रेखीय पथ में गति करता है। लेकिन जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब वो वृत्ताकार पथ में गति करता है। तो वृत्ताकार में पथ में गति करने के दौरान उसकी कौन सी राशि परिवर्तित होती है। तो आप देखिए वृत्ताकार पथ में इस तरीके से गति करेगा तो यहाँ पे वेग की दिशा इस तरीके से, वेग की दिशा जो है हर बार क्या होगी, वेग की डायरेक्शन बदलेगी। ओके, तो समवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। आप देख रहे हैं वेग की दिशा बदल रही है, सदिश राशि है, वेग क्या है, सदिश राशि। तो आप जानते हैं सदिश बराबर क्या होता है, सदिश का परिमाण इंटू उसकी दिशा। या तो सदिश का परिमाण बदल जाए या दिशा बदल जाए या दोनों ही बदल जाए तो सदिश का मान बदल जाता है। वैसे यहाँ वेग एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि वेग की दिशा बदल रही है जिससे वेग का मान बदलेगा, फलस्वरूप संवेग का मान परिवर्तित होगा। तो कौन सी राशि परिवर्तित होगी, संवेग। चाल अदिश है, चाल का मान नहीं बदलेगा, ना ही ऊर्जा का मान बदलेगा। ओके, संवेग हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट
ट्रांसफार्मर की रॉड पतली इसलिए होती है ताकि ट्रांसफार्मर जो होता है ना, उसमें क्या होता है, ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो भंवर धाराओं के कारण क्या होता है कि ऊर्जा की हानि जो होती है वो उसको कम करना है, ऊर्जा की हानि को क्या करना है, कम। इस प्रकार से होती है हमारी प्लेट्स। तो भंवर हानि के कारण जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो मूल धारा का विरोध करती है। उसको कम करने के लिए इनको पटलित किया जाता है, यानी बीच में से ब्रेक करके इस तरीके से प्लेटों को पटलित किया जाता है। तो भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की रॉड्स पटलित की जाती है। ट्रांसफार्मर के अंदर मोटे तारों का उपयोग किया जाता है ताम्र हानि को कम करने के लिए, याद रखेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की शक्ति होती है। उत्तल लेंस ये आपके 10th क्लास का टॉपिक है, इसमें आप जानते हो पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस के लिए नेगेटिव होती हैं। अब पावर पूछे, ये तो पावर हो गई। फोकस दूरी पूछे तो वो भी हमारे पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि P = 1/f होता है। तो उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती हैं और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होती हैं। इसका मात्रक डायप्टर होता है, शक्ति का मात्रक। यदि E तथा B एक चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश है, यानी E और B चुंबकीय विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण किसके अनुदिश होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो त्रिविम तरंगें होती हैं, और त्रिविम तरंगें होती है तो आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र अगर हम y डायरेक्शन में लें, चुंबकीय क्षेत्र z डायरेक्शन में लें, तो x डायरेक्शन में तरंग संचरण की दिशा होगी, तरंग संचरण की दिशा। तो तरंग इस तरीके से चलेगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है। तो तरंग जो है विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत है। जेड एक्सिस में है, ये चुंबकीय क्षेत्र जेड एक्सिस में है, यानी E क्रॉस बी के लंबवत होगी तरंग संचरण की दिशा। E क्रॉस बी करने से हमें तरंग संचरण की दिशा मिलेगी। तरंग जो है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जिस तल में है उसके लंबवत है, तो इस तरीके से हमें मिलेगा E क्रॉस बी के अनुदिश है तरंग संचरण की दिशा। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान होता है। देखिए, आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो आप देखोगे एक किसी कोण विशेष पर, किसी कोण, जैसे मान लीजिए IC हम लिख देते हैं यहाँ, IC क्रांतिक कोण पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है सघन माध्यम में, तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है? 90 डिग्री। तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब इससे अधिक कोण पर जैसे ही हम गिराएंगे तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में आ जाएगी, यानी सघन माध्यम में ही आ जाएगी। तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है? सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान होता है जिससे विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। ये आपने पढ़ा होगा प्रकाशिकी पार्ट में। तो ये 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी तरंग के लिए संचरण कलांतर फाई के तुल्य पथांतर है। देखिए, फाई के तुल्य पथांतर निकालना है, यानी कलांतर और पथांतर में संबंध आप जानते हैं कि जो फाई होता है कलांतर, वो K×del x होता है। del x यानी पथांतर। अब K जो है वो तरंग संचरण गुणांक होता है, वो होता है 2π/λ। यहाँ पे 2π/λ del x। तो कलांतर के तुल्य पथांतर पूछा है, यानी del x पूछा है, तो ये आपके हो जाएगा φ×λ/2π, φ×λ/2π, ऑप्शन सी λ/2π × φ, ये आएगा पथांतर। नेक्स्ट, फोटोन का संवेग होता है। फोटोन का जो संवेग होता है वो क्या होता है? तो आप जानते हैं कि फोटोन का संवेग
फोटोन का संवेग आप जानते हैं, देखिए P इजिकल टू एच बाई लेमड़ा होता है, P इजिकल टू एच बाई लेमड़ा होता है, ठीक है। अब एच बाई लेमड़ा की टर्म में नहीं दे रखा है, तो आप जानते हो कि P इक्वल टू क्या होता है एम सी स्क्वायर, यानी सॉरी E इजिकल टू एम सी स्क्वायर, P इजिकल टू होता है एम बी, P इजिकल टू होता है एम बी। यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि E इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एम वी यानी प्रकाश का वेग c लिखें तो एम सी का मतलब p होता है। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम सी इंटू सी, ये हो गया p और ये हो गया c, और E इक्वल टू आप जानते हो एच न्यू, तो P इक्वल टू आपके आ जाएगा एच न्यू बाई सी, P इक्वल टू एच न्यू बाई सी, ऑप्शन में हमें दिख रहा है एच न्यू बाई सी, ये हमारे हो जाएगा एच न्यू बाई सी। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं किस तरीके से, न्यू होता है सी बाई लेमड़ा, तो लेमड़ा हो जाएगा आपके सी बाई न्यू, तो लेमड़ा की जगह लिखेंगे सी बाई न्यू, न्यू चला जाएगा ऊपर तो एच न्यू बाई सी, यहाँ से भी हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन सी रहेगा। अब न्यू नॉट दहली आवृत्ति वाले, न्यू नॉट दे रखी है दहली आवृत्ति वाले किसी प्रकाश विद्युत पदार्थ पर, न्यू आवृत्ति का, ये न की जगह न्यू आवृत्ति है, न की जगह न्यू आवृत्ति है का प्रकाश आपतित होता है, तो इस पदार्थ का कार्यफलन पूछा है। देखिए कार्यफलन का मतलब क्या होता है कि ये जैसे कोई धातु की प्लेट है, इस धातु की प्लेट पर जब प्रकाश आपतित होता है फोटोनों के रूप में, तो धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन के जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है ना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं कार्यफलन, एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम मेटल सरफेस, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू एजेक्ट फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस से निकलने के लिए कितना उसको ऊर्जा चाहिए उसको बोलते हैं कार्यफलन। तो कार्यफलन के लिए फॉर्मूला हमारा होता है एच न्यू नॉट, ये होता है न्यू नॉट। दहली आवृत्ति क्या होती है, न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जिसको गिराने से धातु की सतह से क्या निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, न्यू आवृत्ति का गिरा रहे हैं, तो उसका कार्यफलन जो होता है ये तो किसी भी धातु के लिए फिक्स होता है, उसे उतने ही ऊर्जा चाहिए निकलने के लिए, तो धातु का जो कार्यफलन है वो एच न्यू नॉट ही रहेगा, एच न्यू नॉट, ठीक है। बची हुई ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, आपके ऑप्शन रहेगा एच न्यू नॉट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाभिक के चारों ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के तथा स्थिति ऊर्जा के मध्य संबंध। देखिए आपने पढ़ा होगा एटम वाले चैप्टर में कि जो गतिज ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा होती है और कुल ऊर्जा होती है उनमें संबंध, तो कुल ऊर्जा जो होती है उसका परिमाण गतिज ऊर्जा के बराबर तथा स्थिति ऊर्जा का परिमाण बटा 2, ये तीनों इक्वल होते हैं इस केस में। तो आपके लिए यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा के मध्य संबंध, यानी देखो गतिज ऊर्जा बराबर माइनस यू बाई 2 और u बराबर दे रखा है, ये यहाँ से हो जाएगा माइनस 2k, यानी स्थिति ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा का क्या है 2 गुना। देखिए यहाँ पे कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के क्या है आधी है, यानी स्थिति ऊर्जा इनकी 2 गुनी है, ये हमारे रिलेशन हो जाएगा माइनस 2k। देखेंगे नेक्स्ट, किसी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सर्वाधिक हो। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, किसी नाभिक के अंदर से एक न्यूक्लियन यानी एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को
बंधन मुक्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा का मान होता है उसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। यानी ये किसी नाभिक के स्थायित्व को बताती है। जिसके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज़्यादा है वो नाभिक सर्वाधिक स्थायी है। और वो हमें कर्व जो मिलता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये डेल EBN प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और द्रव्यमान संख्या में जो कर्व बनाते हैं, इस प्रकार से जो कर्व होता है उसमें आप देखोगे यहाँ होता है 2656 Fe, यानी आयरन के लिए Fe के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हमारे डेल EBN इक्वल टू डेल EB, यानी बंधन ऊर्जा बटा A, ये फॉर्मूला होता है। एक इलेक्ट्रॉन 4.2 त्रिज्या की nवीं कक्षा में घूम रहा है तो n का मान होगा। देखिए ये परमाणु वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। इसमें आप जानते हो कि जो त्रिज्या होती है इलेक्ट्रॉन की, नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होती है उसका सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखोगे कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है। z यानी हाइड्रोजन के लिए z का मान 1। यहाँ पे आप देखोगे ये कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर, इन सब का हम मान रखेंगे तो हमें मिलेगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम और ये हो जाएगा n स्क्वायर बाई जेड, यानी जो r की वैल्यू है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यहाँ z की वैल्यू अगर हम 1 लिखते हैं तो r की जो वैल्यू होती है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है ये 0.529 जो एंगस्ट्रॉम होती है वो होती है हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या। यानी यहाँ पे 1 का मान n का मान 1 लिख देंगे, n का मान 1 लिख देंगे और z का मान भी 1 लिख देंगे तो हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या आई जिसे हम बोहर त्रिज्या बोलते हैं। बोहर त्रिज्या का मान होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम। यहाँ हमें nवीं कक्षा की त्रिज्या दे रखी है तो वो nवीं कक्षा है कौन सी उसका मान निकालना। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पहली कक्षा की यानी हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या होती है उसका मान आता है ये। तो देखिए Rn का जो Rn कक्षा की त्रिज्या निकालनी है तो हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन R1 के लिए क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आप जानते हो कि R जो होती है त्रिज्या वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो nवीं कक्षा के लिए क्या हो जाएगा यहाँ n का स्क्वायर और 1वीं कक्षा के लिए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि इस 1 की दे रखी है तो इसका कंपैरिजन करके निकालेंगे हम। तो आप देखिए Rn के लिए, अच्छा हमें n का मान निकालना तो n स्क्वायर बराबर हमारे हो जाएगा Rn का स्क्वायर, सॉरी Rn बटा R1। Rn का मान दे रखा है 4.2 एंगस्ट्रॉम, अपॉन में दे रखा है R1 का वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा और आपके n स्क्वायर का मान आ जाएगा। यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो 4.2 को आप डिवाइड करेंगे 0.529 से, 0.529 से डिवाइड करेंगे आपके आएगा 7.9। अब आपको क्या करना है, n का मान चाहिए, इस पे आ जाएगा रूट 7.9 लगभग 8, यानी 8 का रूट आप जानते हैं कि 4 का रूट होता है 2, 4 रूट का वैल्यू होता है 2 और रूट 9 का वैल्यू होता है 3, दोनों के बीच है। ये 8 के एकदम मतलब 9 के एकदम नज़दीक है। अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 2.8 समथिंग आएगा हमारे। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन में 3 दिख रहा है इसके नियर, यानी हमारे हो जाएगा 3। n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3, यानी तीसरी कक्षा में ये घूर्णन कर रहा है, सॉरी घूम रहा है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध अर्धचालक में
अशुद्धि को मिलाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। जैसे आप जानते हो नेज अर्धचालक यानी शुद्ध अर्धचालक, उसमें हम अशुद्धि को मिलाते हैं तब हमें पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। तो ये जो अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं डोपिंग, डोपिंग बोलते हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अच्छा, जो डोपिंग होती है यानी पी प्रकार का अर्धचालक होता है और एन प्रकार का अर्धचालक होता है, वो कैसे बनते हैं। तो आपको पता है कि पी प्रकार के अर्धचालकों में, पी प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए नेज अर्धचालक में यानी शुद्ध अर्धचालक में हमने त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई थी, त्रिसंयोजी अशुद्धि। और इसमें क्या मिलाई थी, पंच संयोजी अशुद्धि, पंच संयोजी। और त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन की कमी यानी होल, पी में होलों का घनत्व ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता है, जबकि एन में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज़्यादा और होलों का घनत्व कम होता है, होलों का घनत्व कम और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज़्यादा होता है। यहाँ पे होलों का घनत्व ज़्यादा और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता है, ये ध्यान रखना आपको।